नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। क्या कहते हैं, पॉलिटी में जो सीरीज चल रहा था जिसमें हमने कल क्या पढ़ा दिए थे, राष्ट्रपति का अभिभाषण तक हो गया था ना। आज क्या होगा, लेम डक या पंगु सत्र, ठीक ना। ऐसा अटपटांग है लेकिन समझ जाइएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा कि लेम डक और पंगु सत्र क्या होता है। यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान जो लोकसभा था, ठीक ना, उसका क्या होता है, अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लेम डक या पंगु सत्र कहते हैं। यानी वर्तमान लोकसभा के सदस्य जो नया लोकसभा में निर्वाचित नहीं होगा, खड़ा होगा लेकिन जीतेगा नहीं, तो उसको क्या कहेंगे, लेम डक कहते हैं। लेम डक कहते हैं। बात समझ गए? तो लेम डक समझ गए। लेम डक क्या होता है, यह नई लोकसभा के गठन से पूर्व और वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र होता है। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का क्या होता है, अंतिम सत्र होता है। उसको क्या कहते हैं, पंगु सत्र या लेम डक। लेम डक किसको कहते हैं, तो जो वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा है तो निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, लेम डक कहलाते हैं। समझ गए बात को? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो अब जो है टॉपिक आ गया, क्या चीज, स्थगन। तो स्थगन को समझिएगा। सामान्यतः स्थगन द्वारा संसद को कुछ मिनट, कुछ घंटों या कुछ दिन के लिए निलंबित किया जाता है। सामान्यतः स्थगन द्वारा क्या किया जाता है, संसद को कुछ मिनट, कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकारी के पास होता है। संसद को जो है स्थगन करने का अधिकार किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। स्थगन के द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है। स्थगन के द्वारा क्या किया जाता है, तो केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन के सत्र को नहीं, ठीक ना। किसको निलंबित करेंगे स्थगन के द्वारा, तो केवल बैठक को निलंबित करेंगे, सदन के सत्र को नहीं। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है, तो वह स्थगन अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाइन स्थगन कहा जाता है, ठीक ना। क्या है, स्थगन के उपरांत क्या होता है कि कोई नई घोषणा नहीं किया जाता है, कोई नई घोषणा नहीं किया जाता है, तो वह स्थगन क्या होता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाइन स्थगन कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाइन स्थगन कहा जाता है। बात को समझ गए? तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, साइन डाइन स्थगन कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कौन चीज का, सत्रावसान का। अब शब्द है सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है, इसको समझिएगा। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। संसद के किसी सत्र का समाप्त होना क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। सत्रावसान किसके द्वारा घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, जबकि पीठासीन अधिकारी के द्वारा इसको घोषित नहीं किया जाता है। पीठासीन अधिकारी किसको घोषित करते हैं, स्थगन को। किसको घोषित करते हैं, स्थगन को। सत्रावसान को कौन घोषित करते हैं, राष्ट्रपति। सन डाइन स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है, ठीक ना। सन डन साइन पढ़े थे। अनिश्चितकालीन स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्रावसान का प्रस्ताव पारित करते हैं, सत्रावसान का सूचना जारी करते हैं। बात को समझ गए? तो सत्रावसान भी समझ गए, स्थगन भी समझ गए, लेम डक भी समझ गए। अब अगला पॉइंट है विघटन। तो विघटन को समझिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। कथी में,
तो 85 विघटन का चर्चा कथी में है? 85 के 2 में, ख में। ठीक है बात है, चलो ध्यान दीजिएगा। अरे भारतीय संविधान अनुच्छेद 85 के 2 के ख, 85 2 के क्या ख, 2 के ख में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से ही लोकसभा का विघटन करता है। साधारण स्थितियों में राष्ट्रपति क्या करते हैं? मंत्री परिषद के सलाह से ही विघटन कर सकते हैं। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित 2 कारणों से हो सकता है। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित 2 कारणों से होता है। पहला कारण है लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो तब, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो तब हो जाएगा। और दूसरा है यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे। यह स्थिति प्रायः तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो देता है। लोकसभा में अगर सरकार अपना बहुमत खो देगा तो समय से पहले ही क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? लोकसभा को विघटित कर दिया जाएगा। तो 2 स्थिति समझ गए। पहला स्थिति क्या है कि लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने पर राष्ट्रपति इसको क्या कर देते हैं? विघटित कर देते हैं। दूसरा है यदि राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा के विघटन करने का निर्णय करे तो यह स्थिति प्रायः तब आती है जब लोकसभा में सरकार क्या करते हैं? अपना बहुमत खो देते हैं। इस स्थिति में जो है लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? विघटित कर दिया जाता है। तो विघटन समझ गए, किस में चर्चा है? 85 के 2 के ख में। चलिए आगे की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब है विघटन का विधेयक आदि पर प्रभाव। विघटन का विधेयक आदि पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जरा अच्छा से समझिएगा। लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। लोकसभा के विघटन से क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार का प्रस्ताव है ना, संकल्प, नोटिस इत्यादि क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। इस बात को जरा अच्छा से समझिएगा। जैसे कि यह आपको हो गया क्या? संसद में है 2 कमरा, एगो है कौन चीज? लोकसभा और एगो है राज्यसभा। कोई भी विधेयक, ध्यान दीजिएगा, कोई भी विधेयक यहाँ आया, ठीक ना, और यहाँ आया, यहाँ से पारित हो गया और यहाँ पर क्या है? लंबित है, मतलब इसमें बात विचार चल ही रहा है ना। यदि इस समय लोकसभा का विघटन हो गया तो जो विधेयक आया था वो विधेयक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और विधेयक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात को फिर से समझिए। कह रहे हैं जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। बात को समझ गए? चलिए अगला पॉइंट है, जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ और राज्यसभा में ही लंबित है। अब ध्यान दीजिएगा, जो विधेयक स्वाभाविक है, कोई भी विधेयक हम इसमें भी ला सकते हैं और इसमें भी ला सकते हैं, कहीं भी ला सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा बात क्या है कि जो विधेयक जो है सो शुरू हुआ कहाँ? राज्यसभा में। शुरू कहाँ हुआ? राज्यसभा में शुरू हुआ, ठीक, और इसी में लंबित है, यानी इसमें बात विचार चल रहा है। लंबित का मतलब क्या हुआ? इसमें बात विचार उस पर चल रहा है, ठीक ना। तो शुरू हुआ राज्यसभा में और इसी में लंबित है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ और राज्यसभा में ही लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विधेयक क्या होता है? विघटन से समाप्त नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ देखिएगा इस बात को, क्यों नहीं समाप्त हुआ? ये ना खत्म हुआ, ये तो बचले है, तो इसी में तो अभी बातें चल रहा है, ठीक ना। तो ये भंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब नया लोकसभा गठन होगा उसमें जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए जो विधेयक राज्यसभा में शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित है और इससे पहले क्या हो जाए? लोकसभा का विघटन हो जाए तो उस विधेयक को समाप्त
नहीं किया जा सकता है। इस पॉइंट को भी बढ़िया से समझ गए। अब अगला देखिएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया है तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता है। अब देखिएगा कि जो विधेयक, एगो राष्ट्रपति भी होते हैं, राष्ट्रपति अभिनव है ना संसद का, इन दोनों से क्या होता है, विधेयक पारित होकर के इसके पास जाता है ना, और यह जो पुनर्विचार के लिए पुनः लौटाएगा तो क्या होगा, वो विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होगा। लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होगा। बात को समझ गए। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया है तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता है। एक और पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। करे किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। यानी कोनो विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, मतभेद हो जाए तो क्या किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने के उपरांत यदि इसका क्या हो जाए, विघटन हो जाए तो फिर भी क्या करेंगे, वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। किस किस कंडीशन में समाप्त नहीं होगा समझ गए, और किस किस कंडीशन में समाप्त हो जाएगा ये भी बात समझ गए। इससे जो है ना बहुत मतलब पॉइंट बना के क्वेश्चन पूछता है तो उसको थोड़ा पैनी नज़र से देखना होता है। समझ गए बात को। चलिए अब संसद की कार्यवाही पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संसद की कार्यवाही, अगला टॉपिक है संसद की कार्यवाही। कड़ा संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। संसद सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस क्या कहलाता है, एक अधिवेशन कहलाता है। अधिवेशन को प्रायः 2 बैठकों में वर्गीकृत किया गया है। अधिवेशन को प्रायः क्या किया गया है, 2 बैठकों में वर्गीकृत किया गया है। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजन अवकाश तक चलती है। 12 बजे तक। प्रथम बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होकर के भोजन अवकाश कब तक होता है, 1 बजे तक, ठीक ना, चलती है, ठीक ना। और द्वितीय बैठक भोजन अवकाश के उपरांत शुरू होकर के तब तक चलती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित न कर दें, ठीक ना। तब तक चलती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित नहीं कर सकती है। तो संसद के कार्यवाही को कितना भाग में बांट दिया, 2 भाग में, ठीक ना। प्रथम बैठक कब होता है, सुबह 11 बजे से, कितना, 11 बजे सुबह से, ठीक ना। और कब तक चलेगा, भोजन अवकाश तक, ठीक ना। और द्वितीय जो होगा भोजन अवकाश के उपरांत, तब तक चलेगा जब तक पीठासीन अधिकारी इसको क्या करे, स्थगित न कर दे, चाहे 10 क्यों न रात बज जाए, उससे महज नहीं है। जब तक वो स्थगित नहीं कर देगा तब तक दूसरा सत्र क्या होगा, चलता ही रहेगा। बात समझ गए। चलिए आगे की बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, क्या है कि सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला क्या होता है, प्रश्नकाल। क्या होता है पहला, प्रश्नकाल, ठीक ना। प्रश्न गलत लिखा गया, ऐसे होता है ना, प्रश्नकाल। ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्नकाल क्या होता है उसको समझिएगा अच्छा से, क्योंकि यह पॉलिटी रिलेटेड शब्द है। इसको बारीकी से नहीं समझिएगा तो नहीं समझ में आएगा, समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। देखिएगा, प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर्स, है ना। ध्यान दीजिएगा, संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा बांटे थे ना, इससे पहले 2 घंटा में पहला क्या होता था, 11 बजे से भोजन आवर तक चलता था ना, और दूसरा भोजन आवर से जब तक पीठासीन अधिकारी स्थगित नहीं करते तब तक चलता था। तो प्रश्न काल क्या होता है, पहला घंटा कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 बजे से 12 बजे तक, ठीक ना। 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न काल कहलाता है। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा
क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्री से क्या किया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि में पूछे गए प्रश्न को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। इस अवधि में पूछे गए प्रश्न को क्या किया गया है? निम्न श्रेणी में बांटा गया है। अब कौन कौन श्रेणी में बांटा गया है उस पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देखिएगा। हाँ। तो क्या बोले हम? प्रश्न जो है सो निम्न श्रेणी का होता है। पहला क्या होता है? तारांकित प्रश्न। दूसरा हो जाता है अतारांकित प्रश्न। तीसरा हो जाता है अल्प सूचना प्रश्न। और तीसरा हो जाता है निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक ना? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न और निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न। अब तारांकित प्रश्न क्या है इसके बारे में देखिएगा। ऐसा प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होते हैं। तारांकित प्रश्न का उत्तर मंत्रियों द्वारा क्या किया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। तारांकित प्रश्न पर मंत्री द्वारा उत्तर कभी दिया जाता है? मौखिक रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने का अनुमति होता है। अब अतारांकित प्रश्न देखिए। ऐसा प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित में दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक ना? अतारांकित प्रश्न का उत्तर जो है मंत्री द्वारा क्या किया जाता है? तो मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। और इन प्रश्नों पर क्या कहते हैं? अतारांकित इन प्रश्नों पर क्या है? अनुपूरक प्रश्न पर पूछने की अनुमति क्या होता है? नहीं मिलता है। अब है अल्प सूचना प्रश्न। ऐसा प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। क्या है? अल्प सूचना प्रश्न। तो ऐसा प्रश्न जिस पर क्या होता है? तो ऐसा प्रश्न जिसका संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालिक विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाला प्रश्न क्या है? तो ऐसा प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्री के सदस्य नहीं है किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए उत्तरदायी है। तो ये क्या हो गया? निजी सदस्य द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। तो प्रश्न काल समझ गए। प्रश्न काल 11 से 12 बजे तक होता है। उसमें निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और कौन चीज? निजी सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न। अब हम चर्चा करेंगे शून्यकाल की। तो शून्यकाल क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल यानी 0 आवर। ठीक ना? शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल तो हमको लग रहा है कितना बार पूछा एग्जाम में, कोनो ठीक नहीं है ना। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद, प्रश्नकाल के तुरंत बाद की अवधि को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं है। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया के संबंध नियमों में नहीं है। ठीक ना? ध्यान दीजिएगा। तो शून्यकाल क्या हो गया? प्रश्नकाल आपको क्या था? 11 बजे से कहाँ तक? 12 बजे तक। और भोजन अवकाश 11 से 1 बजे तक था ना जी। तो ये 12 से 1 बजे का समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। यदि समय पूछेगा कि शून्यकाल कितना बजे से कितना बजे तक, तो आप आंसर लगाइएगा 12 बजे से 1 बजे तक। और समय नहीं दिया रहेगा तो आंसर मारिएगा प्रश्नकाल के तुरंत बाद। प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को ही क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। तो शून्यकाल समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो जो है आज हम शून्यकाल तक बता दिए हैं। इससे जो है ना आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पॉलिटी का अच्छा क्लास देखने के लिए आप हमसे जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।